हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। देखिए जी, लास्ट क्लास हमारा जो है वो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, ये दोनों एक्ट हमारा कंप्लीट हो चुका था। आज हम शुरुआत करने वाले हैं हमारे तीसरे एक्ट की, जो लॉ में है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। क्या है, 1881 में ये एक्ट आया था, है ना। इसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो देखिए, एक्ट के लैंग्वेज को समझने से पहले थोड़ा बेसिक चर्चा हम करते हैं कि भैया नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है ना, और आया कैसे, है ना, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, थोड़ा सा इसका चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अगर मैं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आपको बात करूं तो जब भी किसी भी मार्केट में कोई सामान परचेज किया जाता है और उसके बिहाफ पर इमीडिएट पेमेंट ना करके पेमेंट किसी एक कंडीशन पे करी जाती है कि भाई साहब इस डेट को इतने स्पेसिफिक अमाउंट पे इतने तारीख को हम क्या करेंगे, आपको पेमेंट करेंगे, वो कि भी किस पर, किसी एक डॉक्यूमेंट पर। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि नेगोशिएबल का मतलब होता है ट्रांसफर, ट्रांसफरेबल, और इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट। अब नेगोशिएबल इट मींस कहने का ट्रांसफर क्या करना भाई, टाइटल ट्रांसफर। जैसे पहले मैं ऑनर था और उस पेपर को, उस डॉक्यूमेंट देने के बाद फिर आप ऑनर बन जाएंगे। ट्रांसफरेबल कहने का मतलब टाइटल ट्रांसफर। जैसे अभी मान लेते, मैंने एग्जांपल लीजिएगा, ए और बी दो इंसान है, ए सेलर है, बी परचेजर है। ठीक है, बी ने बोला भाई साहब एक काम करो, मेरे पास क्या है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ना डॉक्यूमेंट पे एक चीज लिख के देता हूं, स्टांप मार के, मोहर मार के दे देता हूं, मैं इतने तारीख को पैसा तुमको दे दूंगा। ठीक है, बोला आप, एक बोला ठीक है भाई तू सामान ले जाओ, वो मेरे को दे दे। तो वो जो टाइटल था, वो पैसा था, टाइटल ट्रांसफर हो गया। मतलब क्या कि भैया सेलर से परचेजर के बीच में वो चल गया, सिर्फ उस डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, सिर्फ उस टाइटल, ये डॉक्यूमेंट की वजह से, सिर्फ उस डॉक्यूमेंट की वजह से सेलर का जो सामान था वो किसका हो गया, परचेजर का हो गया। और परचेजर जब स्पेसिफिक डेट, जिस डेट को वो लिखा हुआ है कि भैया हम इस डेट को पैसा देंगे, उस डेट को सेलर जाके उससे पैसा ले लेगा। सिंपल कंडीशन है जी। तो अब सर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्यों मतलब नेगोशिएबल लाया गया, भाई साहब पैसा तो था ही, है ना, बहुत सारी चीजें तो थी, क्यों हमको इसकी जरूरत पड़ी। देखिए सिंपल सी बात समझिएगा, क्या हुआ कि मान लो बहुत सारे सेलर थे, बहुत सारे परचेजर्स थे। ठीक है, हर बार कैश में ट्रांजैक्शन करना पॉसिबल नहीं था, नहीं, कैश में ट्रांजैक्शन करना हर बार पॉसिबल नहीं हो सकता। बहुत बार किसी का पैसा गिर गया हो, कुछ रीजन रहा हो, पैसा नहीं आया हो, व्हाटएवर जो भी रीजन रहा हो। अब उस वजह से सेलिंग और परचेजिंग तो बंद होती नहीं। तो भाई साहब सेलर के पास, मान लो एक सेलर है रामलाल, और रामलाल के पास 5 दुकानदार आए, 5 दुकानदार आए, और उसने पहले वाले ने बोला भाई साहब ठीक है ले लो, कैश में पैसा ले लो। दूसरा वाला बोला भाई भाई साहब कैश में पैसा नहीं हो पाता है, कुछ उपाय लगाइए आप। तीसरा वाला, चौथा वाला आया, वो भी बहुत मुश्किल करके थोड़ा बहुत पैसा दिया, बाकी बोला भाई साहब अब दे देंगे बाद में। ठीक है, चौथा आया, चौथा परचेजर आया, वो भी बोला भाई साहब कुछ उपाय लगाइए, कैश में नहीं हो पाता है। ठीक है, पांचवा वाला आया ना, तो उसके पास एक दिमाग था, बोला भाई साहब, सेलर वाले को रामलाल बोला, रामलाल भाई साहब ऐसा है कि मैं क्या करता हूं, मैं ना तुम्हें एक लिख के दे देता हूं, एक पेपर पर लिख के दे देता हूं कि इतने तारीख को इतना पैसा मैं दूंगा, और उस पर मोहर वोहर मार देते हैं, सारा काम कर देते हैं। आप उसको रखिएगा, जब वो वाला चीज होगा, डेट होगा, आप दीजिएगा, हम पैसा आपको दे देंगे। सिंपल सी बात है। वो सेलर भी बोला यार सही बोल रहा है ये, क्योंकि क्या होता था नॉर्मली अगर दे देता सामान तो उसके पास प्रूफ बचता नहीं, और प्रूफ बचता नहीं तो परचेजर बोलता भाई साहब तुम सामान कब दियो नहीं जानते। तो इसीलिए सेलर की ये सारा क्या किया कि भैया उसको बोला चलो ठीक कर लेते हैं। तो देखो एक प्रॉब्लम थी, क्या प्रॉब्लम थी कि भैया पैसा नहीं हो पाता था कभी कभी, तो सेलर परचेजर मार्केटिंग में इश्यू हो जाती थी। इसीलिए इसको सब्स्टिट्यूट ऑफ मनी भी कहा जाता है, ऑल्टरनेटिव ऑफ मनी भी कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये ट्रांसफरेबल है। देखो अभी मैं जितनी बातें कर रहा हूं बोलचाल भाषा में कर रहा हूं, ठीक है, तो ये बोलचाल भाषा में आओ अब हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं, मजे से समझते हैं, एक एक चीज को समझेंगे, टेंशन नहीं है, नहीं सर। चलिए आइए चलते हैं क्लास में। देखिएगा सबसे पहला क्या, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि भाई साहब आपको क्या करना है, इस नंबर पर यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना है, और इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा अगर आपको कोई दिक्कत यूसी नेट से रिलेटेड हो। 24/7 में अवेलेबल हूं आपके लिए। उसके साथ साथ ये देखिए आप, मैंने एग्जाम को 5 बार क्वालिफाई किया है भाई, पीएचडी परसुइंग हूँ। मेरा टीचिंग का कुछ ज्यादा एक्सपीरियंस रहा है यूसा मार्टिन यूनिवर्सिटी प्राइवेट में,
ठीक है। इसके साथ साथ आप अगर आप जून 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारा लेक्चर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब में है और सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। मतलब टोटल टीचिंग का अगर आप देखें, रिसर्च का देखें, किसी का भी उठा के देख लीजिए, जो लेक्चर है वो कंप्लीट लेक्चर है जो यूजीसी नेट के लिए, तो आप यहां से तैयारी कर सकते हैं और मेरे ही आपके किसमें प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है जी। चलिए अब शुरुआत करते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। देखिए क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, नेगोशिएबल कहने का मतलब हुआ ट्रांसफरेबल, और इंस्ट्रूमेंट मींस डॉक्यूमेंट। अभी नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, टेक्निकल वर्ड में नहीं घुसे हैं अभी, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। तो टाइटल ट्रांसफरेबल, जो टाइटल जो है वो ट्रांसफर हो जाना चाहिए, और इंस्ट्रूमेंट मतलब होता है डॉक्यूमेंट। तो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है जब भी मार्केट से सामान परचेज किया जाता है और उसका पेमेंट इमीडिएट ना करके किसी डॉक्यूमेंट में किया जाता है कि हम इस डेट को इतना अमाउंट पे करेंगे, इसको ही बोलते हैं क्या, सिंपल लैंग्वेज में, कि भाई साहब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एक्ट वाला लैंग्वेज में अभी नहीं बोल रहा हूं, अभी आप नॉर्मल बोलचाल की भाषा में क्या समझिएगा कि इसको बोलते हैं ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। आइए मैं आपको बताता हूं कि ये किस किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, चलिए एक देखिएगा, एकदम सिंपल सा बात समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक डॉक्यूमेंट है, एक पेपर लिया मैंने ऐसा करके, ठीक है, दिख रहा है जी सर। यहां पे लिखा हुआ है पे टू नेट वाला भैया और बियरर। मैं आपको मतलब समझा रहा हूं कि कितने तरह का डॉक्यूमेंट हो सकता है, बस एग्जांपल नहीं ले रहा हूं मैं, एग्जांपल के थ्रू, मतलब एग्जांपल बोल रहा हूं, नाम नहीं बताऊंगा कि कौन सा है, बस आप समझिएगा कि बियरर का क्या मतलब होता है। कुछ वर्ड्स होते हैं बेसिकली ना, इसमें कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे बियरर, ठीक है, आपको ये इसलिए मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, ऑर्डर, इंडोर्समेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज का मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा एग्जांपल से, ताकि आप जब लॉ का लैंग्वेज पढ़े तो टेंशन मुक्त रहें। आइए ध्यान समझते हैं क्या लिखा हुआ है। पे टू एंड नेट वाला भैया और बियरर कितना, 2 लाख रुपीस। क्या बात है, 2 लाख रुपए मुझे मिल रहे हैं। यहां डेट होगा, ठीक है, स्टैंप भी दे सकते हो, ठीक है, और यहां साइन रहेगा, क्या रहेगा, साइन रहेगा। अब एक बात बताओ, क्या लिखा हुआ है कि भैया यहां पे ये क्या, एक डॉक्यूमेंट है, क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। जब भी किसी डॉक्यूमेंट पर पे टू कोई भी नाम और बियरर लिखा हुआ हो, तो इसका मतलब होता है कि पेमेंट या तो नेट वाला भैया को दिया जाएगा या किसको, बियरर। ठीक है, बियरर जो लेके आएगा उस डॉक्यूमेंट को, पेमेंट उसको मिल जाएगा। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि पे टू नेट वाला भैया, ये जो डॉक्यूमेंट लेके आएगा नेट वाला, या तो नेट वाला भैया को करिए, या बियरर जो उसको लेके आएगा। मान लो एक एग्जांपल में लेता हूं, चलो ये देखो, एक मिनट रुक जाओ, मैं एक पेज लेता हूं। हाँ ये देखो, ये पेज है, आप समझ लो कि ये पेज है, और ये पेज क्या किया मैंने, इस पेज पे यही सब सारा चीज लिख दिया, और इसमें लिखा हुआ पे टू नेट वाला भैया, तो मुझे मिल जाएगा या तो, या फिर इसको मान लो फलाना कोई सी आदमी है, सी आदमी इसको लेके जा रहा है, तो वो सी आदमी को मिल जाएगा पेमेंट, बात खत्म जी। तो इन बियरर का मतलब होता है जो ढोके ले आता है, कोई भी इस चीज को लेके आएगा उसको पेमेंट मिल जाएगा। एक तो ये हो गया बियरर का मतलब, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक तरह का एक और होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आइए आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ रहेगा पे टू NWB और ऑर्डर। अच्छा एक बात बताइए, हाँ, क्या मतलब हुआ, एक तो था बियरर का मतलब हुआ तो सिंपल सर भैया जिसको नेट वाला भैया को दे दिया, या फिर जो उठा के लेके आएगा उसको दे देंगे। अब यहां सेम चीज यहां रहेगा, सेम सेम, यहां डेट रहेगा, साइन रहेगा, 2 लाख रुपया रहेगा, और यहां स्टाम्प भी रहेगा। ठीक है, मान लो, ठीक, चलो ऐसा रहा, एक डॉक्यूमेंट ऐसा मिला, बोला पे टू नेट वाला भैया या ऑर्डर, जिसको वो ऑर्डर देगा उसको दे देंगे। तो या तो नेट वाला भैया को पेमेंट मिल जाएगा, या नेट वाला भैया जिसको ऑर्डर दे देगा उसको पेमेंट मिल जाएगा। ठीक है, देखो उसमें क्या था, कोई भी लाता तो चल जाता, लेकिन यहां पे जिसको नेट वाला भैया ऑर्डर देगा उसको मिल जाएगा। क्या है, जिसको नेट वाला भैया ऑर्डर देगा उसको मिल जाएगा। ये बात समझ में आ गया। तो ये हो गया, और एक हो गया ऑर्डर चेक, एक हो गया ऑर्डर, और एक हो गया बियरर। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट समझते हैं इंडोर्समेंट का मतलब। आ जाओ,
अब जैसे ऑर्डर दिया, ठीक है, तो नेट वाला भैया ऑर्डर टू पे रामलाल, रामलाल अभी लिया था, छोड़ो इसको, दूसरा नाम लो, कैशलाल, है ना। नेट वाला भैया ऑर्डर क्या किया, पे किसको करने का, कैशलाल को। तो आप समझिएगा ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब एक बात बताना यार सिंपल, कि क्या ये जो ऑर्डर मिलेगा क्या अलग से डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा, नहीं, एक फेस पे ये डॉक्यूमेंट था, इसको पलट दिया जाएगा, इसको क्या किया जाएगा, पलट दिया जाएगा, और यहां पे क्या कर लिख दिया जाएगा, आई ऑर्डर दैट पेमेंट shall be made to कैशलाल, और नीचे साइन कौन कर देगा, साइन कर देगा नेट वाला भैया, क्योंकि ये किसके नाम से था, पे टू नेट वाला भैया। अब मान लो नेट वाला भैया चाह रहा है कि ये पेमेंट किसी और को मिल जाए, तो ऑर्डर, तो नेट वाला भैया ऑर्डर दे देगा, बोलेगा भाई साहब ऑर्डर किसका, रिटर्न में उसी जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, जैसे मान लो इधर इधर एक मिनट दिखाता हूं, इधर अगर उसने लिख दिया, अगर नेट वाला भैया को लिखा हुआ है, तो उसके पीछे ऐसे इस पे वो लिखेगा कि पे टू आई ऑर्डर दैट द पेमेंट शैल बी मेड टू कैशलाल, ठीक है, और नीचे वो साइन कर देगा, दे देगा, और फिर कैशलाल को क्या होगा, पेमेंट मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं इंडोर्समेंट। क्या बोलते हैं, इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट कहने का मतलब सीधा सीधी बात समझो कि एक पार्टी को पैसा लेना था, मान लो ए बी सी तीन पार्टी हैं, ए सेलर है, बी परचेजर है, परचेजर ने बोला कि भैया हम पेमेंट कर देंगे, और उस पर लिखा हुआ है कि या ऑर्डर, है ना, इस पे क्या लिखा हुआ है, ये कि पे टू एनडब्ल्यूबी और ऑर्डर, या नेट वाला भैया इसको ऑर्डर देगा उसको, ठीक है जी। तो यहाँ के ए सेलर बी परचेजर, तो यहां लिखा हुआ पे टू बी और ऑर्डर, तो बी के अधिकार में आ गया कि भैया डॉक्यूमेंट टाइटल या तो हम ले लेंगे पैसे से, या बी क्या करेगा, ऑर्डर देगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कि पीछे पलटना पड़ेगा पेज में लिखना क्या पड़ेगा कि पे टू सॉरी ये आई ऑर्डर दैट द पेमेंट शैल बी मेड टू सी, किसको, सी को, और फिर उसको पेमेंट मिल जाएगा, नीचे उसको साइन करना पड़ेगा। ये है एंडोर्समेंट। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आइए चलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में। अब कहां चलते हैं सर, टेक्निकल लैंग्वेज में। देखिए बात समझिएगा, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, सेक्शन 13 में ऐसा मेंशन है कि भैया, ऐसे तो बहुत सारे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हैं, लेकिन सेक्शन 13 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट कहता है कि भाई साहब तीन चीजें जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आएगी। क्या क्या, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक। क्या होता है डिटेल में समझेंगे, बस अभी इतना ही समझिए कि तीन चीजें क्या होती है सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मेंशन है, और जिसकी डिटेल में हमें चर्चा करनी है। आइए तो हम चलते हैं अपने नोट्स पर। अब आप समझेंगे क्या कि क्या होता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, है ना, समझ में आ रही है जी सर। चलिए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में जो था वो आया था, ठीक है। क्या कह रहा है देखिएगा, क्रूशियल लेजिस्लेशन है, बहुत बहुत मतलब बहुत क्रूशियली काम करता है ना, दैट गवर्न्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लाइक प्रोमिसरी नोट। देखो यहां पे दिया है ना, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक, ये तीनों के लिए ही काम करता है। मतलब इसमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में और भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बट यहां मेंशन सिर्फ तीन का है, तो हम लोग अभी इस पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए, कह रहा है एक्ट क्या कर रहा है भैया, राइट्स, ऑब्लिगेशन, नेगोशिएशन रूल्स, एड्रेसेस, पेमेंट कैसे करना है, डिसऑनर एंड लायबिलिटी इशूज, ये सारा चीज में डिस्कस किया गया है। अब मैं आपको बता रहा हूं, सबसे पहले देखें सेक्शन 1 ऑफ द क्या बोल रहा हूं मैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या मेंशन है, उसमें सबसे पहले मेंशन है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का ये नाम, पहला। दूसरा कि कहां पे ये होल ऑफ इंडिया अब एप्लीकेबल है, और तीसरा ये कब से आया, 1 डे ऑफ मार्च 1882। देखो एक्ट कब बना, लेकिन फोर्स में कब आया, 1 मार्च 1882 को। ये बात इसमें किसमें, सेक्शन 1 ऑफ द नेशनल क्या बोल रहा हूं यार, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में मेंशन है, ठीक है जी। चलिए, अब ये ना देखिए दो तीन चीजें हैं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। क्या है, रिसेंट डेवलपमेंट क्या क्या हुए, तो रिसेंट डेवलपमेंट कहने का मतलब है कि अपडेट कब हुआ है ना, अमेंडमेंट्स कब कब हुए, तो ये ध्यान रखिएगा, इतना ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं, आप ये ध्यान रखिएगा कि पहला अमेंडमेंट जो हुआ था, ये देखिए
द एक्ट वाज अमेंडेड सेवरल टाइम्स, बहुत टाइम में हुआ। रिसेंट 3 अमेंडमेंट्स मेड इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कब कब? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अमेंडमेंट मिसलेनियस प्रोविजन आया था 2002 में, फिर एक आया 2015 में, है ना, 2015 में, और फिर तीसरा चेंज हुआ 2018 में। ये बात ध्यान रखिएगा, बस ये तीनों याद रखिएगा कि 2002 में एक चेंजेस हुआ है, 2015 में और 2018 में, इतना याद रखिएगा। अब चलते हैं मीनिंग ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, क्या बोल रहा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। चलिए आइए सबसे पहले बात समझते हैं क्या होता है नेगोशिएबल। मतलब कह रहा था वर्ड नेगोशिएबल मींस ट्रांसफरेबल फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या हुआ? टाइटल ट्रांसफर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में। और टर्म इंस्ट्रूमेंट मींस एनी रिटन डॉक्यूमेंट बाय विच अ राइट इज क्रिएटेड इन फेवर ऑफ सम पर्सन। तो बोल रहा है कि कोई एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें एक राइट, एक अधिकार क्रिएट किया जाता है सामने वाले पर्सन के लिए, ठीक है। तो क्या बोला? एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो क्या है मतलब एक से दूसरे पर्सन के बीच में ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। और एक ऐसा एक राइट क्रिएट किया जा सकता है किसके? सामने वाले पर्सन के बिहाफ में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लो रामलाल और श्यामलाल दो लोग हैं। रामलाल सेलर और क्या कहते हैं श्यामलाल जो है परचेजर है। रामलाल सामान बेच रहा है, श्यामलाल परचेज कर रहा है। रामलाल सामान दिया लेकिन श्यामलाल के पास कैश में नहीं था, तो रामलाल ने बोले भैया मैं एक डॉक्यूमेंट लिख के देता हूं, क्या कि भैया मैं जो है अगले नहीं, एकदम स्पेसिफिक डेट होना चाहिए। कितना? मान लो कि एक किसी स्पेसिफिक डेट, मान लो आज अभी है 24 तारीख 25 तारीख, मैं अप्रैल 30 को आपको क्या करूंगा? पेमेंट 5 लाख रुपए करूंगा, ठीक है। सेलर बोला ठीक है, उसमें साइन उसने कर लिया, उसमें ये लिख के दे दिया, बात खत्म। तो देखो एक राइट क्रिएट हो गया ना, एक अधिकार हो गया ना कि भैया उस डॉक्यूमेंट के तहत उसने साइन किया तो मुझे 5 लाख रुपए देगा। अब वो डॉक्यूमेंट रख लेगा सेलर, बाद में उससे पैसा ले लेगा। तो इसी के लिए इसको बोला क्या गया? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, जहां पे सामने वाले पे एक राइट, एक अधिकार क्रिएट किया जाता है। चलिए क्या कह रहा है? Thus the negotiable instrument is a document by which right vested in a person can be transferred to another person in accordance with the provisions of the Negotiable Instrument Act 1881। ये तो सिंपल चीज है, वही चीज बताया मैंने, ठीक है। और ये का कहां मेंशन है? 1881 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में मेंशन है। अब देखिए सेक्शन 13 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या डिफाइन करता है? 13(1) और 13(2) क्या कहता है? ध्यान समझिएगा, टेक्निकल वर्ड है, मैं समझाऊंगा, हड़बड़ाने की टेंशन जरूरत नहीं। कह रहा है A negotiable instrument means a promissory note, bills of exchange or check payment payable either order or to bearer। ध्यान से समझिएगा क्या बोला? negotiable instrument क्या मतलब हुआ? तीन चीजें, promissory note, bills of exchange और check payable either to order और टू बियरर। इधर और टू ऑर्डर और बियरर का मतलब समझ में आया? ऑर्डर मतलब जिसको पेबल करना है वो जिसको ऑर्डर दे दे, जैसे ABC में मैं एग्जांपल आपको समझा देता हूं, यहां लिख के ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लो A सेलर है, B परचेजर है, ठीक है। अब B ने प्रॉमिस किया कि 30 मार्च को 5 लाख का पेमेंट करेगा, ठीक है, और यहां साइन करके दे दिया, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा होगा? प्रॉमिस टू पे टू मिस्टर ए, ये लिखा होगा। यहां एक डॉक्यूमेंट ऐसे बनेगा जो मैंने बताया था अभी, आपको याद है? प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी और बियरर और ऑर्डर, तीन चीजें हो गई। ये दो डॉक्यूमेंट बनेगा, एक या तो हम मिस्टर बी को पेमेंट कर दे, मिस्टर ए को पेमेंट करेंगे, सेलर मिस्टर ए है, आई एम सॉरी, एक मिनट मिस्टर ए, ठीक है। ए को मिस्टर ए को पेमेंट कर देंगे, या बियरर जो उसको लेके आएगा उसको पेमेंट कर देंगे, या ए जिसको ऑर्डर देगा उसको पेमेंट कर देंगे। ऑर्डर देने का मतलब मैंने समझाया ना कि ऑर्डर मतलब ए जिसको ऑर्डर देगा, ए को बोल दिया अगर सी को पेमेंट कर दो, मुंह से नहीं लिखित में इसी डॉक्यूमेंट के पीछे वो लिख के भेज देगा क्या कि भैया इसको पेमेंट कर दो, तो मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि इसको पेमेंट कर दिया जाए। तो ये हो गया क्या सर? इसको बोलते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। यही बात इसमें बताया गया,
या तो ऑर्डर या तो बियरर को, तो इसलिए मैंने आपको पहले क्लियर करा दिया था। अब सेक्शन 13(2) क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है अननेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में बी मेड पेबल टू 2 और मोर पेज ज्वाइंटली। सर पे क्या है, जिसको पेमेंट करना है। जैसे मान लो कि एक है बोला ऐसा नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ऐसा भी हो सकता है कि 2 या 2 से ज्यादा आदमी को भी पे किया जा सकता है, ऑफकोर्स किया जा सकता है। वो इसीलिए तो इंडोर्समेंट बढ़ाया था ना कि भैया जैसे मान लो अभी ए ने बी को किया, अब बी ने फिर ऑर्डर बी ने ए को किया, फिर ए ने फिर ऑर्डर किसको दे दिया, सी को करने के लिए। तो इंडोर्समेंट किया जा सकता है, 2 या 2 से ज्यादा लोगों को पे किया जा सकता है ज्वाइंटली, और इट मे बी पेबल इन द ऑल्टरनेटिव टू वन ऑफ टू और वन और सम ऑफ द सिमिलर पेज। तो ये सिंपल सी बात है, इसमें कह रहा है कि भैया पेमेंट जो है ना वो डॉक्यूमेंट वाला से 2 आदमी को भी किया जा सकता है, 2 से ज्यादा को भी, और ऑल्टरनेटिव में भी किया जा सकता है, पहले एक को जाएगा फिर दूसरे को भी जाएगा, बस यही कह रहा है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सेक्शन 13 डिफाइन क्या करता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और इसमें ये चीज आती है, बात खत्म। अब एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, क्या क्या एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है, आइए इस पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो वो क्या होना चाहिए, इन राइटिंग में होना चाहिए, लिखतम के आगे बख्तम नहीं। हम लोग कहते थे पहले पुराने वाले जमाने में कि लिखतम के आगे कोई बख्तम नहीं, भैया जो चीज है आपको वो लिख के देना पड़ेगा। तो जो भी होना चाहिए वो क्या, लिखित में होना चाहिए। क्या रहा है, इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इन राइटिंग साइंड बाय द क्रिएटर, जो क्रिएट कर रहा है उसके द्वारा साइंड भी होना चाहिए। अनकंडीशनल प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे, कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए, या ऑर्डर अनकंडीशनल नहीं होना चाहिए। क्यों अनकंडीशनल कहने का क्या मतलब हुआ कि भैया अगर आप मतलब कोई ये कर रहे हैं, मान लो कि पेमेंट कर रहे हैं और बोलेंगे नहीं मेरे हमको ये चीज करके दोगे तभी पेमेंट करेंगे, है ना, हमसे उसका शादी करवा दो तब पेमेंट करेंगे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं होना चाहिए। तो दैट इज अनकंडीशनल, है ना, कोई कंडीशन। पूरा इंस्ट्रूमेंट मस्ट कंटेन एन अनकंडीशनल प्रॉमिस टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, क्योंकि जब सेलर से तुम सामान लिए थे उस समय कोई मतलब उसमें क्या तुमको क्या बोला था कि नहीं इस सामान हम तुम बेचा हुआ वापस कर लेंगे, ऐसा तो कुछ नहीं बोला था। तो भैया इसलिए बोल रहा है कि अनकंडीशनल प्रॉमिस होना चाहिए और या ऑर्डर होना चाहिए कि कोई कंडीशन ना लगाओ, तुमको पैसा देना पड़ेगा क्योंकि तुमने सामान खरीदा है, दैट इज, बस नहीं। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी होना चाहिए, ये भी बड़ा ध्यान है। देखिए अमाउंट भी स्पेसिफिक होना चाहिए, डेट भी स्पेसिफिक होना चाहिए सॉरी। तो अमाउंट क्या होना चाहिए, स्पेसिफिक, मतलब इतना ऐसा नहीं कह सकते कि भैया 5 लाख रुपए दे देंगे और ना जो बच्चा खुचा है सब देख लेंगे, नहीं, उसमें पूरा अमाउंट मेंशन होना चाहिए। 5,03,234 रुपया 8 आना, ऐसे मेंशन होना चाहिए, क्लियर। उसके बाद क्या बोला, पेमेंट टू बियरर ऑर्डर, ये तो बात बताया मैंने में अभी कि बियरर जो लेके आएगा डॉक्यूमेंट ऑफ वो उसको दे देंगे, या फिर जिसको डॉक्यूमेंट ऑर्डर दे रहा होगा उसको हम क्या करेंगे, पेमेंट कर देंगे। ऑन डिमांड एट ए फिक्स्ड डिटरमिनेबल फ्यूचर टाइम, हाँ ये बात भी सही बात है, वही मैंने बोला ना कि या तो ऑन डिमांड होगा कि भाई इतने तारीख को, या फिर फ्यूचर में डेट दिया होगा कि भैया इतने दिन के अंदर आपको पेमेंट देना, इतने दिन मतलब फिक्स डेट, ठीक है ना, एकदम कोई इधर उधर वाला नहीं, फिक्स डेट होना चाहिए। नो अदर अंडरटेकिंग बियॉन्ड पेमेंट, बोलता भाई साहब पेमेंट के अलावा बोलेगा नहीं कुछ और दे दें, नहीं मेरा प्रॉपर्टी जब्त कर लो, नहीं हो सकता वैसा। जो लिखा गया है उसी में, कह रहा है इंस्ट्रूमेंट शुड नॉट कंटेन एनी अदर प्रोमिसेस ऑब्लिगेशंस एंड इंस्ट्रक्शंस बियॉन्ड पेमेंट, पेमेंट के अलावा आप और कुछ भी नहीं कर सकते, है ना, कि भैया ये रख लेते हैं इसके बदले में प्रॉपर्टी ले लो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कह रहा है कंप्लीट एंड रेगुलर फॉर्म, ये होना चाहिए, है ना, प्रॉपर्ली ड्राफ्टेड होना चाहिए, लीगल और कमर्शियल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए। ट्रांसफरेबिलिटी, ये तो सबसे पहला चीज है, क्या ट्रांसफरेबिलिटी, नेगोशिएबल मतलब, है ना, कि ऐसा जो इजीली इंस्ट्रूमेंट्स आर डिजाइन फॉर इजी ट्रांसफर हो जाए, इनेबलिंग कमर्शियल ट्रांजैक्शंस की हो जाए। गुड फेथ और वैल्यू होना चाहिए, मतलब गुड फेथ मतलब भरोसा, होल्डर्स मस्ट एक्वायर द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ फॉर वैल्यू एंड विदाउट नोटिस ऑफ डिफेक्ट और लीगल इश्यूज, बोल रहा कोई लीगल इश्यूज वगैरह नहीं होना चाहिए, गुड फेथ वैल्यू होना चाहिए, तब ये काम बनेगा, ठीक है। ट्रांसफरिंग इंस्ट्रूमेंट्स बाय एंडोर्समेंट और डिलीवरी, देखो बाय एंडोर्समेंट या डिलीवरी कि भैया या तो खुद ही दे दो पेमेंट कर दिया, या फिर वो जिसको ऑर्डर कर दिया उसको जाके पेमेंट कर दो, दैट इज कॉल्ड एंडोर्समेंट। बात समझ में आ रही है, इसलिए मैंने पहले एंडोर्समेंट बता दिया आपको, ठीक है। चलो, नो पर्सनल डिफेंसेस अगेंस्ट होल्डर इन ड्यू कोर्स, बोल रहा है कोई भी पर्सनल डिफेंस नहीं होना चाहिए, कैसे, आपके होल्डर ड्यू कोर्स में, ठीक है। चलिए अब क्या कह रहा है, होल्डर ड्यू कोर्स टेक इंस्ट्रूमेंट फ्री फ्रॉम द मोस्ट डिफेंसेस, बोल रहा है होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब जो लेके आने वाला जो रखा हुआ है वो सारे डिफेक्ट से उसको अलग करना चाहिए। होल्डर इन ड्यू कोर्स कहने का क्या मतलब है वो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे, वैसे समझ लो होल्डर ड्यू कोर्स कहने का मतलब कि भैया जिसके हाथ में वो टाइटल है, जिसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट है, रिस्क भी उसी का है,
ठीक है, इतना समझ लीजिए। चलिए अब क्या कह रहा है, सेक्शन 13A में हम लोगों ने क्या देखा कि 3 चीजें मेंशन है, क्या क्या सर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये चीजें। अब प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज और चेक, ये कौन कौन से सेक्शन में, सेक्शन 4 मेंशन करता है आपका प्रोमिसरी नोट को, सेक्शन 5 मेंशन करता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज को, और सेक्शन 6 मेंशन करता है चेक को। किस किस सेक्शन के अंतर्गत, ठीक है, सॉरी, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत। बात समझ में आई जी। आइए पहले एक एक करके इसको नॉर्मली समझते हैं, फिर मजे से आप काम करेंगे। देखिए एक बात समझिएगा, चलिए मैं आपको ऐसे ही पहले समझा देता हूं, एक बात समझिएगा। पहला है प्रोमिसरी नोट, दूसरा है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और तीसरा है चेक। प्रोमिसरी नोट कहने का क्या मतलब होता है, ध्यान समझिएगा। यहां पे सेलर जो राइटर होता है, हम अब मैं वर्ड चेंज कर रहा हूं थोड़ा, ठीक है। प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस किया जाता है, मैं आपको समझा दे रहा हूं नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। प्रोमिसरी नोट में प्रॉमिस किया जाता है कि मैं इतने तारीख को इतना अमाउंट किसी स्पेसिफिक डेट पे, वो तो बोल ही दिया इतने डेट को, आपको पे करूंगा, या मेरे द्वारा किसी कहे पर तुम उसको पे कर देना। प्रॉमिस कर रहा है, तो इसीलिए प्रोमिसरी नोट मतलब प्रॉमिस कर रहा है कौन, परचेजर। ये राइटर खुद कौन लिखता है, ये परचेजर लिखता है कि भाई साहब मैं आपको 5 लाख रुपया 25 तारीख को देने के लिए मैं एक पत्र लिखता हूं, उसमें साइन कर देता है, वो लिख देता है, और फिर उसमें दूसरा ऐसे भी लिख सकता है कि मैं 25 तारीख को 5 लाख रुपया, ठीक है, पे करूंगा, या आपके द्वारा कहे गए किसी भी इंसान को मैं ये पेमेंट कर दूंगा। इसी को वर्ड अगर कह दो तो पे टू फलाना इंसान, या पे टू एन और बियरर, जो भी लेके आएगा उसको हम पे कर देंगे। ये हुआ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट में हमेशा प्रॉमिस की जाती है कि हम पेमेंट करेंगे, किसके द्वारा, आपको या फिर आपके किसी स्पेसिफिक पर्सन को जिसको आप ऑर्डर देंगे, या फिर जो उसको लेके आएगा, जो बियर करके उसको लेके आएगा, तो ये हो गया प्रोमिसरी नोट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, बात समझिएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक बिल लिखने वाला होता है, बिल लिखता है, बोलता है भाई साहब आप ये बिल इसमें लिखिए कि मैं जो है, ठीक है, इस बिल में ऑर्डर दे रहा हूं कि आप मेरे द्वारा किसी भी दिए गए व्यक्ति को आप पेमेंट क्या करेंगे, कर देंगे, या मुझे ही पेमेंट कर देंगे, ठीक है। यहां प्रॉमिस था, यहां पे परचेजर प्रॉमिस कर रहा था, लेकिन बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर, इसको अभी हम लोग समझेंगे क्या होता है आगे या फिर नेक्स्ट क्लास में। ड्रॉवर मतलब राइटर, लिखने वाला, जो बिल को लिख रहा है, वो क्या कहता है कि मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं कि तुम मुझे या मेरे द्वारा कहे गए इंसान को पेमेंट इतने तारीख को, यानी कि 25, 30 जितना भी डेट होगा स्पेसिफिक, उतने तारीख को इतना अमाउंट यानी कि 5 लाख रुपए अमाउंट कर दोगे। एक स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए, स्पेसिफिक डेट होना चाहिए, सब कुछ स्पेसिफिक होना चाहिए, कोई भी वेग नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो तीसरा है चेक। चेक तो आप जानते ही हो, चेक क्या है, ऑन डिमांड ऑफ बैंकर, भाई बैंकर के नाम इशू करते हैं, बैंकर हमको जो चेक लेके जाता है उसको पेमेंट कर देता है। तो ये नॉर्मल बोलचाल की भाषा में बात हुई। अब हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आइए ये देखिए, अब समझिएगा, ये हो गया, आइए यहां पे क्या है, यहां बोला आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी और बियरर, ठीक है। यहां पे 2 लाख लिख दिया, यहां साइन कर दिया, यहां डेट लिख दिया, ठीक है। चलिए ये क्या होगा, इसको बोलेंगे प्रोमिसरी नोट। अगर ऐसा आई प्रॉमिस लिखा होगा तो इसको बोलेंगे प्रोमिसरी नोट। अब इस जगह पे कभी कभी क्या होता है, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी और ऑर्डर, बात समझ में आया, आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी और ऑर्डर। तो बियरर मतलब जो उठा के लेके आएगा उसको हम दे देंगे, और जिसको पे कर देंगे, और जो ऑर्डर वाला बात मतलब हुआ कि जिसको हम ऑर्डर देंगे उसको पेमेंट कर देना।
बात खत्म, शुरुआत में समझा दिया। ये हो गया प्रोमिसरी नोट। यहां पे क्या लिखाएगा दूसरा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आई ऑर्डर दैट you will pay to me और bearer, एक वाला में ऐसा लिखाएगा, दूसरा में लिखाएगा मी और ऑर्डर। ठीक है, जिसको ऑर्डर देंगे उसको दे देना। तो यहां ये चीज हो रहा है, एक में ऑर्डर दिया जा रहा है, आदेश दिया जा रहा है, और एक में प्रॉमिस किया जा रहा है परचेजर के द्वारा, और ये सेलर के द्वारा लिखा जा रहा है, जिसमें क्या करेगा, इसमें परचेजर साइन कर देगा। ठीक है, इसमें साइन कर देगा, सिंपल चीज है। बात समझ में आया जी। अब चेक का फॉर्मेट क्या है सर? चेक का फॉर्मेट सिंपल है, चेक का कुछ नहीं है। चेक में बैंक का नाम लिखा हुआ रहता है, उसका डिटेल में पढ़ेंगे चेक क्या होता है अगले वीडियो में। अभी बस इतना समझ लीजिए, चेक में क्या होता है, सिंपल होता है। यहाँ पे नाम लिखा होता है, नाम दे देना, अमाउंट दे देगा, बैंक में जाओगे आपको पैसा मिल जाएगा। तो सिंपल, चेक वाला तो बहुत इजी समझ जाता है लोग। ठीक है, चलिए अब मैं ना टाइप्स ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो अगले क्लास में आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। ठीक है, बेसिक चीज आज हमने चर्चा कर ली। अगले क्लास में हम पहले देखेंगे ड्रॉवर ड्रॉई क्या होता है। जैसे परचेजर सेलर बोल रहा है ना, अगली क्लास में उसका नाम बदल जाएगा, उसका नाम होगा ड्रॉवर ड्रॉई पे, है ना। ये सारी चीजें हम अगली क्लास में बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।